थी। तो कॉमन एन इफेक्ट क्या है? बेसिकली जो कॉमन एन इफेक्ट है ये ली शैटलियर प्रिंसिपल पे जो ना वो बेस करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ली शैटलियर का प्रिंसिपल क्या था। ली शैटलियर का प्रिंसिपल बेसिकली इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करता है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हो कि भाई इक्विलिब्रियम एक ऐसी हालत होती है जिसको उर्दू में हम तवाजुन भी कह सकते हैं, ठीक है, कि जब जो ना वो कोई भी चीज ऐसे बैलेंस फॉर्म में होती है। बैलेंस फॉर्म में होने का मतलब ये होता है कि वो ना एक तरफ जा रही होती है ना दूसरी तरफ जा रही होती है। आमतौर पे मतलब केमिकल रिएक्शंस की हम बात करते हैं तो मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अगर ए, ठीक है, ए का रिएक्शन हो रहा है बी के साथ, ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसके नतीजे में सी और डी बनती हैं और ए और बी मिलके सी और डी बना रही हैं, जबकि सी और डी मिलके क्या बना रही हैं? ए और बी। दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड हो रहा है एक रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो वो स्टेज जहां पे फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट बराबर हो जाए उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में जितना ये बन गया होता है ना सी और डी जितना तो उतना ही बनता है, उससे ज्यादा नहीं बनता। ए और बी जितना बाकी रह गया होता है उतना ही रहता है, उससे कम ज्यादा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर शुरू में इसकी जो ना वो 10 थी तादाद और इसकी 0 थी, ठीक है, थोड़ी देर बाद इसकी तादाद जो है वो 6 हो गई है, इसकी 4 हो गई है और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद इन दोनों की तादाद में कोई फर्क नहीं आएगा, इसकी 4 ही रहेगी इसकी 6 ही रहेगी। हालांकि ए और बी मिलके सी और डी बना रहे हैं और सी और डी मिलके ए और बी बना रहे हैं, दोनों की रिएक्शन की जो स्पीड है ना वो एक जैसी होती है कि 1 मिनट में जितना ए और बी मिलके सी और डी बना रहे हैं उसी 1 मिनट में सी और डी मिलके ए और बी भी उतना ही बना रहे हैं, तो ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो स्टेज है ना केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज कहलाती है। इसको हम फर्ज करें हमने एक ऐसे तराजू से ये हमने एक बैलेंस से क्या कर लिया, शो कर लिया, या उसको आप किसी भी तराजू से भी शो कर सकते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम की हालत है। अब ली शैटलियर का प्रिंसिपल क्या कहता है? ली शैटलियर का प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में हो, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक चीज थी कोई भी, ठीक है, तो आपने इधर कुछ रखा हुआ है, ठीक है, और एक बर्तन आपने इधर रखा हुआ है, सही है, इसमें भी कुछ चीजें हैं, ठीक है, और इसमें भी कुछ चीजें हैं और ये बैलेंस है दोनों तरफ, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप क्या करते हैं इधर कोई चीज ऐड कर देते हैं, ठीक है, फर्ज करें आपने बाहर से इसमें कोई थोड़ा सा ग्रीन ड्रॉप्स ऐड कर दिए, इसमें पार्टिकल्स ऐड कर दिए, तो क्या होगा? ये होगा कि भाई ये जो सिस्टम है ना ये इक्विलिब्रियम की हालत से हटने की कोशिश करेगा, इधर से ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और इधर से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। अब ये बैलेंस फॉर्म में नहीं रहेगा, इसका बैलेंस क्या हो गया, खराब हो गया, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो ये क्या करता है, अपने इक्विलिब्रियम को बहाल रखने की कोशिश करता है। बहाल रखने के लिए क्या जरूरी है कि थोड़ा सा जो ग्रीन इधर आया था उसको हम इधर शिफ्ट कर दें, जो वजन इधर आया था उसको इधर शिफ्ट कर दें। जब वो इधर शिफ्ट होगा तो ये दोबारा से पहले वाली जो अपनी सिचुएशन है उसमें वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये ली शैटलियर का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में हो तो उस हालत में अगर उस सिस्टम पे किसी एक तरफ कोई दबाव आए, दबाव आने से मुराद ये है कि किसी एक तरफ हम उसमें कोई डिस्टरबेंस पैदा करें। डिस्टरबेंस से मुराद है हम एक तरफ का टेम्परेचर चेंज कर दें, एक तरफ का हम जो ना वो कंसंट्रेशन चेंज कर दें, एक तरफ का प्रेशर चेंज कर दें, एक तरफ का वॉल्यूम चेंज कर दे, तो वो उसको हम कहते हैं ये उस सिस्टम पे स्ट्रेस आ गया है। तो वो इस स्ट्रेस के इफेक्ट को कैंसिल करता है। इस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि इक्विलिब्रियम की हालत अब नहीं रहती, डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो दोबारा इक्विलिब्रियम की हालत में आने के लिए एक कोई ऐसा काम करता है जिससे वो दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम की असल हालत में वापस आ जाए। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर ये जो नीचे मैंने एग्जांपल आपकी लिखी हुई है ना, ये 6 और 10 वाली, ये वाली, ठीक है ना, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम की हालत में था। अगर आप क्या करते हैं, आप बाहर से आपने सी और डी ऐड कर दिए, एक या दो फर्ज करें। अच्छा, ये जो 6 और 10 है ना, जब तो इनमें जो रेशियो बन रही है ना वो बन रही है 6 और 4 की। 6 4 का मतलब है 1.5 की, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, बाहर से ना 2 सी और डी ऐड कर दिए, ठीक है ना। अब 2 सी और डी ऐड करने से इधर 6 हो गया, उधर भी 6 हो गया, तो अब ये इक्विलिब्रियम की हालत नहीं जो ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इनके रेशियो जो ना वो 1 की आ रही है, तो अब रेशियो 1 की जो ना वो कभी भी काबिल कबूल नहीं है। रेशियो कितनी होनी चाहिए, 1.5 की होनी चाहिए। तो 1.5 की रेशियो करने के लिए क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये रिएक्टर्स में तब्दील होगी, इसकी तादाद में कमी आएगी, इनकी तादाद में इजाफा होगा, ठीक है। तो इस तरह से कमी और इजाफा होगा कि दोबारा से इक्विलिब्रियम की हालत जो है वो क्या हो जाएगी,
अचीव हो जाएगी या हासिल हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जी ये सिस्टम को डिस्टर्ब हुआ था और अपने डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए वो रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ उसकी डिस्टर्बेंस जो है वो क्या होती है, खत्म होती है। तो इसको हम कहते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो मतलब अगर आप एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है, ए जो है ना वो इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, ठीक है, तो अगर आप इस रिएक्शन में बी ऐड करेंगे तो रिएक्शन जो है ना वो रिवर्स जाना शुरू कर देगा ताकि बी की कंसंट्रेशन कम हो, ए की थोड़ी ज्यादा हो, इनकी पहले वाली रेशो बहाल हो जाए। अगर आप यहाँ पे ए ऐड करेंगे, ठीक है, तो ए ऐड करेंगे तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, और जो है ना ताकि ए की कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो, बी की थोड़ी क्या हो, ज्यादा हो, ताकि पहले वाली हालत में वो वापस आ जाए। तो ये ली शैटलियर का प्रिंसिपल था, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसमें इसके अगर समझ आइए तो बताइएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन आइन इफेक्ट इसी पे बेस करता है सारा। जी सर, आ गई है समझ। अच्छा, अब कॉमन आइन इफेक्ट भी बिल्कुल यही है, ली शैटलियर प्रिंसिपल का ही एक दूसरी शक्ल है। तो कॉमन आइन इफेक्ट क्या कहता है, इसमें एक लफ्ज है कॉमन आइन, ठीक है ना, इस पे इसके साथ ताल्लुक है। कॉमन आइन का इफेक्ट क्या है कि जब हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी ऐसी चीज जो डिसोसिएट होके कैटाइन और एनाइन दे दे, हम उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है ना, जो सॉल्वेंट के अंदर टूट के डिसोसिएट होके कैटाइन और एनाइन बना दे, हम उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, जो मर्जी हो, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है ना, जैसे आप वीक एसिड कहते हैं ना, तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपने इसको पानी में हल किया हुआ है, ठीक है, तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले सोल्यूशन में मतलब आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने डाला हुआ है एसिटिक एसिड, ठीक है, और उसी बीकर में अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं HCl, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये ना HCl ने तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाना है, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान एक कॉमन आयन आ गया H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से क्या होगा कि दोनों रिएक्शन बेसिकली तो दोनों डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, लेकिन अब इनमें से एक रिएक्शन में रिवर्स होना है, तो रिवर्स वो होगा जो वीक होता है, तो वीक वाला जो है ना वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है, तो किस वजह से हुआ है, ये कॉमन आयन के आने की वजह से, और उसकी जो डिसोसिएशन है जो पहले ही कम थी वो और भी कम हो जाती है, तो इस डिसोसिएशन में कमी को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन में कमी आना किसकी वजह से, किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा हो जिसका उसके साथ कोई कॉमन आयन हो, मसलन इसके साथ H पॉजिटिव कॉमन था, और इस H पॉजिटिव के आने की वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल, अब देखे ना उस रिएक्शन को तो नहीं पता कि ये H जो है ना वो दूसरे रिएक्शन का है या मेरा ही है, तो वहां H पॉजिटिव तो H पॉजिटिव होता है, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दी थी कि एक तरफ की कंसंट्रेशन ज्यादा करेंगे तो रिएक्शन दूसरी तरफ जाना शुरू कर देगा, तो ये रिएक्शन जो है ना वो रिवर्स होता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई ये नीचे वाला रिएक्शन क्यों नहीं रिवर्स हुआ, तो नीचे वाला जो है ना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर डिसोसिएट होने की ताकत ज्यादा है, ठीक है, तो वो खुद बैक नहीं जाएगा, वो दूसरे वाले को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, ठीक है, क्योंकि जोर जो है ना वो कमजोर पे चलता है, ठीक है, और कमजोर को जो है ना वो वीक इलेक्ट्रोलाइट को वापस जाना पड़ता है, तो उसकी डिसोसिएशन कम हो जाती है, इसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो इसकी एक और एग्जांपल आप देखें कॉमन आयन इफेक्ट की, कि ये अगर आपके पास है एक अमोनिया गैस है, एक वीक बेस है, ठीक है, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पानी में हल होती है, अमोनिया गैस, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, अगर इसी सोल्यूशन में हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक अमोनियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड का ऊपर वाले के साथ ये वाला कॉमन आयन है, इस कॉमन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से एक रिएक्शन ने रिवर्स होना है, तो रिवर्स कौन सा होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो रिवर्स हो जाता है, और उस रिवर्स होने की वजह से क्या होता है कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है पहले की निस्बत भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसकी डिसोसिएशन पहले की निस्बत भी, एसिड बेस की प्रॉपर्टीज की पहले की निस्बत भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब देखिए ना इसकी बेसिसिटी कम हो गई है, ठीक है, और उसकी एक एसिडिटी कम हुई थी, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एक स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, जैसे कि कल हम पढ़ते आए हैं उसको, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है अगर हम एक ऐसा साल्ट ऐड करते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी उससे ज्यादा है और उसका उसके साथ कॉमन आयन है, मसलन आपने सिल्वर क्लोराइड को पानी में हल किया हुआ है और उसी पानी में अगर आप सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा कि ये कॉमन आयन की वजह से
इसकी सॉल्युबिलिटी और भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन या उसकी डिसोसिएशन का कम होना, और डिसोसिएशन कम होने की वजह क्या है कि उन दोनों के दरमियान एक कॉमन आयन मौजूद था, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ये बेसिकली ली शैटलियर प्रिंसिपल ही है, क्योंकि ली शैटलियर प्रिंसिपल जैसा कि हम अभी देख के आए हैं कि जब कॉमन आयन नहीं था आया, ठीक है, मसलन जब अकेला ये वाला था फर्ज करें, ठीक है, तो तब ये रिएक्शन जो है ना वो ये बैलेंस था, सही है। ये ऐसे क्या था जी? सर आपकी आवाज कट रही है। जी सबको आवाज कट के आ रही है या सिर्फ ये कुछ लोगों को मसला है? सर ठीक आ रही है। सर सही आ रही है। चले बस सर ठीक ठीक आ रही है आवाज। दो मोतबर बंदों ने गवाही दे दी है, तो अब ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिसको कट के आ रही है उसका अपना मसला है। अच्छा जी, अच्छा खैर, तो ये जब ये सिर्फ सिल्वर क्लोराइड था तो रिएक्शन बैलेंस था, इक्विलिब्रियम की हालत में था। लेकिन जैसे ही आपने कॉमन आयन ऐड किया, ठीक है, तो इस तरफ जो है ना वो पलड़ा थोड़ा भारी हो गया, भारी होने से उसने थोड़ा नीचे चला गया, उसका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो दोबारा बैलेंस में आने के लिए वो रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, इसकी कंसंट्रेशन में क्या हुआ, इजाफा हुआ, ठीक है। और कंसंट्रेशन में इजाफा होने से वो दोबारा रिएक्शन अपनी असल हालत में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की हालत में वापस आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर? इसकी एप्लीकेशंस जो आपने कल एप्लीकेशंस देखी थी ना, वही एप्लीकेशंस इसमें हैं, थोड़ी ज्यादा हम डिटेल। एक तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट जो आपने कल पढ़ी थी ना, कल हमने कहा था कि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, तो इस पे कॉमन आयन इफेक्ट का भी प्रिंसिपल अप्लाई होता है, दोनों ही अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो NaCl को प्यूरिफाई करने के लिए हम उसमें HCl गैस ऐड करते हैं, तो HCl का उसके साथ एक क्या होता है, कॉमन आयन होता है। इस कॉमन आयन की वजह से इसकी जो ना वो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो पहले ये क्या था, ये हल पानी में हल था, NaCl जो है वो पानी में हल था। हल होने का मतलब ये था कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में था। लेकिन जैसे ही आपने HCl ऐड किया ना इसमें, H और Cl नेगेटिव, तो अब ये क्या होता है, ये अब NaCl बन जाता है, मतलब Na और Cl इकट्ठा। NaCl का मतलब क्या है कि ये अब सॉलिड बन के नीचे बैठना शुरू हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन के शुरू हो जाता है। और ये सॉलिड क्यों बनता है, कॉमन आयन की वजह से। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हम जो ना वो इसकी क्या कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यूज ऑफ HCl इन एनालिसिस, एनालिसिस है ये लफ्ज, मैंने क्या लिख दिया इसको, एनालिसिस, यस, अच्छा जी, कंट्रोल एफ। अच्छा, यूज ऑफ HCl इन एनालिसिस ऑफ ग्रुप 2 ऑफ सॉल्ट एनालिसिस, सही हो गया, जुमला सही है। अच्छा, जो साल्ट एनालिसिस जैसा कि कल आपने पढ़ा था, मैंने कहा था कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि साल्ट एनालिसिस में हमारे पास एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल होते हैं, ठीक है। ऐसे रेडिकल जो एसिड से आते हैं उनको हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं, और जो बेस से आते हैं किसी साल्ट के अंदर उनको बेसिक रेडिकल कहते हैं। मिसाल के तौर पर NaCl है ना, ये एक साल्ट है, ठीक है। तो इस साल्ट का जो क्लोराइड है ये एसिड से आया है, ठीक है, HCl से आया है, ठीक है। और ये जो Na है ये बेस से आया है, तो ये उसका बेसिक रेडिकल है Na, और ये वाला जो क्या है उसका एसिडिक रेडिकल है। तो हम ना साल्ट एनालिसिस करते हैं। साल्ट एनालिसिस का मकसद होता है कि हमें एक लैब में जाते हैं आप, और आपको एक अननोन साल्ट दे दिया जाता है, आपको एक पाउडर दे दिया जाता है, एक सॉलिड दे दिया जाता है, और आपको कहा जाता है कि बताएं इसका नाम क्या है, इसको आइडेंटिफाई करें। तो अब साल्ट बेशुमार किस्म के होते हैं, तो हम उसका जो ना वो उसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, उसका एसिडिक रेडिकल अलग और उसका बेसिक रेडिकल अलग। एसिडिक रेडिकल के 3 ग्रुप होते हैं, 1, 2 और 3। हम उनके टेस्ट कर लेते हैं, पहले वाले टेस्ट कर लेते हैं, तो अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वो पहले ग्रुप से है। फिर आगे हम उसके फर्दर कंफर्मेशन टेस्ट भी करते हैं, अगर आपने FSC में ये थोड़ा सा आइडिया आपको होगा इसका। हर दूसरी तरफ जो बेसिक रेडिकल है ना, उनके तकरीबन 6-7 ग्रुप हैं, ठीक है। तो उनके हम हर ग्रुप का अलग अलग टेस्ट होता है कि हर ग्रुप की पहचान करने के लिए एक अलग टेस्ट होता है। पहले ग्रुप का टेस्ट करते हैं, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसमें पहले ग्रुप का रेडिकल मौजूद है, अगर वो नहीं आता फिर दूसरे का करते हैं, वो नहीं आता तीसरे का, चौथे का, तब तक करते रहते हैं जब तक हमें टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिल जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम हर ग्रुप के लिए टेस्ट करते हैं। तो जो ग्रुप 2 है साल्ट एनालिसिस का, उसके एनालिसिस में हम HCl को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, वहां पे उसका क्या किरदार है वो देखते हैं हम। एक्चुअली क्या होता है कि जो ग्रुप 2 की मेटल्स है ना, जिसमें प्लम्बस आ जाता है, कॉपर आ जाता है, कैडमियम आ जाता है, ठीक है,
ये सारे इनका हम एनालिसिस करने के लिए ना इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऐड करते हैं, ठीक है, और वो हाइड्रोजन सल्फाइड उनके सल्फाइड बना देती है, मतलब MS बना देती है उनके, मेटल सल्फाइड, ठीक है, जैसे कि कैडमियम सल्फाइड है, सही है। और ये जो सल्फाइड बनते हैं ना, ये नीचे बैठ जाते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। हमारा मकसद होता है कि आपके पास साल्ट एनालिसिस जब आप करते हैं ना, तो आप टेस्ट ट्यूब में करते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में आपने उसका ओरिजिनल सोल्यूशन लिया होता है, पानी में सोल्यूशन बनाया होता है, उसमें आपने ऐड करनी है H2S गैस, ठीक है। H2S के ऐड करने से अगर कोई चीज नीचे बैठ गई है, ठीक है, लेकिन H2S अकेला ऐड नहीं करना, आपने साथ HCl भी ऐड करना है। H2S और HCl ऐड करने से अगर कोई चीज नीचे बैठ गई है, तो इसका मतलब वहां पे दूसरे ग्रुप का रेडिकल मौजूद है, ठीक है। तो अच्छा, अब मतलब ये है कि वो जो चीज नीचे बैठती है ना, वो मेटल का सल्फाइड होता है, MS होता है, ठीक है। मेटल अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये -2 होती है उसकी, तो ये MS मेटल का सल्फाइड बनता है। FeS भी होता है, फेरस सल्फाइड भी बनता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारे दूसरे। अच्छा, तो हमारा मकसद क्या होता है कि हम उसमें H2S गैस ऐड करते हैं ताकि उसका क्या बन जाए, सल्फाइड बन जाए। लेकिन वहां पे मसला ये है कि जो ग्रुप 4 है ना, उसके मेटल्स भी सल्फाइड बनाते हैं, सेम H2S के साथ ही सल्फाइड वो भी देते हैं। अब हमने कोई ऐसा तरीका ढूंढना है कि इन दोनों में फर्क कर सकें, कि ग्रुप 2 वाले तो सल्फाइड बनाएं, लेकिन जो ग्रुप 4 वाले वो सल्फाइड ना बनाएं। उसके लिए हमें एक क्लू मिलता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, कि जो ग्रुप 4 होते हैं ना, उनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 2, ठीक है ना, उनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होती है, ग्रुप 2 वालों की छोटी कम होती है। तो हम क्या करते हैं, हम सल्फाइड की कंसंट्रेशन कम रखते हैं, ताकि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है वो ग्रुप 2 की वैल्यू जितनी ही हो, उससे ज्यादा हो, ग्रुप 4 वाले से ना ज्यादा हो। ये क्या चीज है, इसको पहले समझिएगा। आपने कल एक बात मैंने आपको बताई थी कि प्रेसिपिटेशन कब होती है, जब KSP की वैल्यू से ज्यादा हो जाए, किस चीज की वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन, सही है। अच्छा, अब केटाइन हमारे पास होते हैं मेटल की कंसंट्रेशन, मेटल जो होती है वहां पे, और एनाइन आपने वहां पे यहाँ पे क्या यूज करना है, S सल्फाइड, ठीक है। इन दोनों की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है ना, अगर KSP से ज्यादा होगा, तो फिर जो है ना प्रेसिपिटेशन हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी KSP जो है ना वैल्यू 10 है, ठीक है, और मेटल की कंसंट्रेशन आपके पास फिक्स है 4, सही है ना, तो अगर आपके सल्फाइड की कंसंट्रेशन होगी ना 2, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, क्योंकि 4 × 2 8 होता है। हाँ, अगर इसकी कंसंट्रेशन 3 हो जाएगी ना, तो 4 × 3 12 जो है ना, वो 10 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब मसला ये है कि ये फर्ज करें 10 की जो वैल्यू है ना, ये ग्रुप 2 के लिए है। अब फर्ज करें ग्रुप 4 के लिए जो KSP की वैल्यू है वो 20 है, ठीक है। अब 20 का मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है वो 10 और 20 के दरमियान होनी चाहिए। अगर आपकी ये वैल्यू 20 से ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर चौथे ग्रुप वाले भी सल्फाइड के जनाब प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ये वैल्यू 10 से 20 के दरमियान रहे, 20 से ज्यादा ना हो। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप मेटल की कंसंट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो फिक्स ही है, ठीक है। आपने किसको कंट्रोल करना है, सल्फाइड की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना है कि ये 3 से 4 तो हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 5 भी हो जाए, लेकिन 6 तक ना जाए। तो इसकी कंसंट्रेशन को लिमिटेड करने के लिए आप वहां पे HCl यूज करते हैं। HCl क्या करता है, उसका इसके साथ कॉमन आइन है, और वो उस कॉमन आइन की वजह से इसकी डिसोसिएशन को कम कर देता है। वहां पे सल्फाइड की कंसंट्रेशन कम होती है, और सल्फाइड की कंसंट्रेशन सिर्फ इतनी होती है कि सिर्फ दूसरे ग्रुप के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आए, ठीक है, चौथे ग्रुप से ज्यादा वैल्यू ना आए। और इस तरह से हम जो ना ग्रुप 2 का क्या कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। और हम बेसिकली हम कहते हैं कि ग्रुप 2 के जो रेडिकल्स हैं वो एसिडिक मीडियम में बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आया ये सारी डिस्कशन क्या हुई है इसमें, ठीक है, कि किस तरह से हम उसको यूज करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट को सल्फाइड की कंसंट्रेशन को कम रखने के लिए। कम क्यों रखते हैं, ताकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है ना, वो दूसरे ग्रुप वाली वैल्यू ही एक्सीड हो, उससे ही ज्यादा वैल्यू आए, चौथे से ज्यादा वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह सेम प्रिंसिपल ग्रुप 3 के एनालिसिस में यूज करते हैं। वहां पे हमने NH4Cl को इस काम के लिए यूज करना है, ठीक है। अब ग्रुप 3 का एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, MOH बनाते हैं। मतलब फर्ज करें अगर उन पे +2 चार्ज है, ठीक है, तो MOH2 बनेगा, ठीक है। अगर उन पे +3 चार्ज है, ठीक है, तो MOH थ्राइस बनेगा, ठीक है। तो हम उनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और वो हाइड्रोक्साइड
नीचे बैठ जाते हैं। मसलन आप एनालिसिस कैसे करते हैं कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब में एक सोल्यूशन होता है साल्ट का, उसके अंदर आप ऐड करते हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और आप ऐड करते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये दो चीजें ऐड करने पे अगर कोई चीज नीचे बैठ गई ऐसे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, तो वहां पे कंफर्म है कि वहां पे जो रेडिकल है, बेसिक रेडिकल, वो ग्रुप 3 का है, ठीक है। ये उसको ऐसे कंफर्म कर लेते हैं। लेकिन उसमें मसला ये है कि NH4OH के साथ रेडिकल जो है ना, वो ये वाले ग्रुप भी बनाते हैं, 4 वाले भी, 5 वाले भी, 6 वाले भी, ठीक है। लेकिन इनके साथ भी वही मसला है कि इनके जो KSP की वैल्यू है वो ज्यादा है, ग्रुप 3 वाले की वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी वही काम करते हैं कि हम OH की कंसंट्रेशन को कम रखने की कोशिश करते हैं। OH की कंसंट्रेशन को कम रखने की कोशिश किस तरह से करते हैं कि हम वहां पे अमोनियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं। अमोनियम क्लोराइड का इसके साथ ये कॉमन आयन होता है, और इस कॉमन आयन की वजह से क्या होता है कि OH की कंसंट्रेशन कम होती है। OH की कंसंट्रेशन कम होने से क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू सिर्फ तीसरे ग्रुप वाली से एक्सीड होती है, चौथे, पांचवें, छठे के लिए एक्सीड नहीं होती। उनके हाइड्रोक्साइड नहीं बनते, सिर्फ तीसरे के बनते हैं, और इस तरह से हम उनको क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये समझ आ रही है ये कहानी सारी? जी सर जी आ रही है। ना भी आ रही हो तो आपने कहना ठीक है जान। अच्छा, तो यूज ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इन NH4OH। अच्छा, ये एक ही तरह की एग्जांपल्स है सारी, आखिरी वाली दो मैंने वैसे नहीं करवाई, वो आपने खुद ही पढ़ लेनी है, ये लास्ट मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड ये थोड़ी डिफरेंट थी इस वजह से कि यहाँ पे हम उलट काम करते हैं, पहले हम उनकी कंसंट्रेशन को कम रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने बात की थी कि जो ग्रुप 2 के है ना मेटल सल्फाइड, ठीक है, उनको हम डिटेक्ट करते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। और जो ग्रुप 4 के हैं मेटल सल्फाइड, ठीक है, वो हम डिटेक्ट करेंगे बेसिक मीडियम में, ठीक है। उनको उसका फर्क रखते हैं ताकि पता चले कि ये ग्रुप 4 के हैं या 2 के हैं। अगर एसिडिक मीडियम में बनते हैं तो ग्रुप 2 के हैं, अगर बेसिक में बनते हैं तो ग्रुप 4 के हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उनके भी सल्फाइड्स बनाते हैं, और उनके सल्फाइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दो काम करते हैं। एक तो बेसिक मीडियम यूज करते हैं हम, ठीक है। दूसरा काम हम ये करते हैं, बेसिक मीडियम को यूज करने से क्या होता है, देखो जब आप बेस ऐड करते हैं ना वहां पे, तो वो बेस क्या करता है, ये जो OH है ना, ये OH इस H के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। था कि भाई जो ग्रुप 4 वाले है ना मेटल सल्फाइड, वो बनते हैं बेसिक मीडियम में। बेस का वहां पे क्या किरदार है, ये एक बेस है। बेस क्या करता है कि बेस जो है ना डिसोसिएट होके OH देता है, ये OH जो होता है ना, ये H2S के H के साथ रिएक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं, ठीक है, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बना देते हैं। तो डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड जब बन जाएगा ना, तो वहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इसकी कंसंट्रेशन दोबारा बहाल करने के लिए ये रिएक्शन किस में आएगा, फॉरवर्ड में आएगा। फॉरवर्ड में आएगा तो वहां पे S2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसकी इंक्रीज कंसंट्रेशन करने के लिए हमने वहां पे क्या यूज किया था, बेस यूज किया था, ठीक है। अब कंसंट्रेशन इंक्रीज क्यों की हमने, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि ग्रुप 4 का जो KSP की वैल्यू है ना, वो बड़ी होती है। KSP जो होती है वो ग्रुप 4 की वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू KSP ऑफ ग्रुप 2, ठीक है। तो बड़ी KSP को क्रॉस करने के लिए हमें इसकी ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं चाहिए होती। इसको लिमिटेड करने के लिए फिर हम साथ अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं। ये अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, ये इसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है, बेस की। ये बेस की कंसंट्रेशन को एक हाथ से बढ़ने नहीं देता और उसको कंट्रोल में रखता है। और बेस जो होता है ना, वो किस लिए यूज करते हैं, वो सल्फाइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। और ओवरऑल क्या होता है कि चौथे ग्रुप के क्या बन जाते हैं, सल्फाइड बन जाते हैं और बेसिक मीडियम में बनते हैं, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे जो बेसिक रेडिकल मौजूद है वो ग्रुप 4 में से है। और उसके लिए हम फिर आगे कंफर्मेशन टेस्ट जो है ना वो करके उसको क्या कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। तो ये